नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ मुख्य खबरों पर। सबसे पहली खबर, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में बीजेपी पर बड़ा हमला करते हुए कहा है कि सबसे बड़ा घोटाला उसी ने किया है। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि बीजेपी ने सीएम अरविंद केजरीवाल को फंसाने के लिए पूरी साजिश रची है। संजय सिंह ने कहा कि आज मैं ये बताने आया हूँ कि कैसे कुचक्र रचकर साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। जो मुख्यमंत्री 2 करोड़ लोगों के काम कर रहा है, उसे जेल में डालने के लिए क्या रचा गया है, उसका खुलासा भी करूंगा। शराब घोटाला बीजेपी ने किया है, उसका खुलासा करूंगा। संजय सिंह ने कहा, एक व्यक्ति है मंगूटा रेड्डी, जिन्होंने 3 बयान दिए हैं। उनके बेटे राघव मंगूटा ने 7 बयान दिए हैं। 16 सितंबर को जब उनसे पहली बार ईडी ने पूछा कि क्या अरविंद केजरीवाल को जानते हैं, तो उन्होंने सच बताया और उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल से मुलाकात है, लेकिन चैरिटेबल ट्रस्ट की जमीन के मामले में उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है और 5 महीने जेल में रखने के बाद उनके पिता ने अपना बयान बदल लिया। सिंह ने कहा कि दिल्ली आबकारी नीति मामले में एक अहम किरदार मंगूटा रेड्डी की तस्वीर पीएम मोदी के साथ है। 16 जुलाई को ये हमारे खिलाफ बयान देता है, बीजेपी की साजिश में शामिल हो जाता है। उसके बाद 18 जुलाई को इसकी बेल हो जाती है। उसका पीएम से क्या रिश्ता है, ये पीएम मोदी का तस्वीर लगाकर वोट मांग रहा है। टीडीपी ने इसे टिकट दिया है। टीडीपी एनडीए में शामिल है। अगली खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को जमुई से पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला था, तो वहीं आज राजद सुप्रीमो ने उस पर पलटवार किया है। लालू ने कविता के जरिए पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। कवि के अंदाज में लालू ने पीएम मोदी को झूठा करार दिया है। लालू की कविता, सबसे पहले राजद सुप्रीमो ने पूछा है कि क्या है, क्यों है इतना झूठ, कौन बोलता है इतना झूठ। तंज कसते हुए लालू ने कहा कि जनता ने ठाना है मोदी सरकार का झूठ मिटाना है। लालू प्रसाद ने आगे कहा कि नौकरी पर झूठ, इतिहास पर झूठ, विकास पर झूठ, वादों और इरादों में झूठ, हर जगह, हर बात, हर सोच, हर विचार में झूठ, इधर झूठ, उधर झूठ, दाएं भी झूठ, बाएं भी झूठ, परिवारवाद पर झूठ, भ्रष्टाचार पर झूठ बोल रहे हैं वो लोग। अगर कोई बंदा भाजपा में आए तो राजनीतिक धंधा और विपक्ष में है तो वह गंदा। लालू पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग नौकरी के नाम पर जमीन लिखवा कर वह देश की भला कभी नहीं कर सकते। नीतीश बाबू भी रेल मंत्री रहे, लेकिन उनके खिलाफ कभी शिकायत नहीं आई, कोई सवाल नहीं उठा। घमंडिया गठबंधन की सरकार में खराब हालत वाली ट्रेनें चलती थी, आज वंदे भारत ट्रेनें जैसी ट्रेनें बिहार में दौड़ रही हैं। कांग्रेस और राजद जैसी पार्टियां हैं जिन्होंने अपनी सरकार के समय पूरी दुनिया में देश का नाम खराब कर दिया था। घमंडिया गठबंधन वाले बिहार में लालटेन की लौ जलाना चाहते हैं। हम लोग बिहार में उद्योग और कारखाना लगाकर वही राजद के लोग अपहरण का उद्योग चलाते थे। अगली खबर, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व सांसद रणदीप सुरजेवाला की ओर से हेमा मालिनी पर बोले गए विवादित बोल का वीडियो वायरल होने के बाद कैथल के भाजपा विधायक लीला राम ने सुरजेवाला को घेरा है। इस मामले में उन्होंने पत्रकार वार्ता में कहा कि रणदीप सुरजेवाला अपनी हार से बौखला गए हैं, इसलिए वे अनाप शनाप बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि कैथल की जनता से मिली हार के बाद उनकी बौखलाहट नजर आती है, वे अपने मानसिक संतुलन भी खो बैठे हैं। एक बार पहले भी उन्होंने भाजपा को वोट देने वाले वोटरों पर टिप्पणी की थी। वे एक बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, उनसे ये उम्मीद नहीं की जा सकती। जब वे दिल्ली से कुछ दिन बाद लौट कर आते हैं तो ऐसी भाषा बोलते हैं। लीला राम ने कहा कि चुनाव में हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन उन्होंने अपना आपा नहीं खोना चाहिए। महिला आयोग की ओर से नोटिस देने पर विधायक ने कहा कि आयोग की ओर से कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। अगली खबर, ब्याज दरों में कमी की उम्मीद कर रहे लोगों को निराशा हाथ लगी है। रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति समिति में एक बार फिर से नीतिगत ब्याज दर यानी कि रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि एमपीसी के वृहद आर्थिक परिस्थितियों की समीक्षा करने के बाद बहुमत से रेपो रेट को स्थिर बनाए रखने का फैसला लिया गया है। एमपीसी के 6 सदस्यों में से 5 ने रेपो रेट में बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। रिजर्व बैंक ने गवर्नर शक्तिकांत दास मौद्रिक नीति समिति की 3 दिनों की बैठक के बाद आज नतीजों की जानकारी दे रहे थे। उन्होंने कहा कि मौद्रिक नीति में रेपो रेट को 6.50% पर स्थिर रखने का फैसला किया गया है। यह लगातार 7वीं एमसीपी बैठक है जब रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। रिजर्व बैंक में एमसीपी के आखिरी बार 14 महीने पहले फरवरी 2023 को रेपो रेट में बदलाव किया था। उस समय रेपो रेट को बढ़ाकर 6.50% कर दिया गया था। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की यह बैठक 3 अप्रैल को शुरू हुई थी और आज समाप्त हुई है। हर वित्त वर्ष में 2-2 महीने के अंतराल में मौद्रिक नीति समिति की कुल 6 बैठकें होती हैं। ये अप्रैल 1, 2024 से शुरू हुई वित्त वर्ष 2024-25 की पहली एमसीपी बैठक थी।
उससे पहले 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वित्त वर्ष 2023-24 की सभी 6 बैठकों में रेपो रेट को 6.50% पर स्थिर बनाए रखा गया था। अभी खुदरा महंगाई की दर 5% से ज्यादा बनी हुई है। रिजर्व बैंक इसे 4% के नीचे ले जाना चाहता है। फरवरी के महीने में खुदरा महंगाई कम होकर 5.09% पर आ गई थी। मार्च महीने के आंकड़े अभी भी जारी नहीं हुए हैं। वहीं अर्थव्यवस्था की वृद्धि पर दर शानदार बनी हुई है। अगली खबर, कांग्रेस पार्टी ने आज लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसे न्याय पत्र का नाम दिया गया है। यह मैनिफेस्टो है 5 न्याय और 25 गारंटी पर आधारित है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कांग्रेस मुख्यालय में घोषणा पत्र जारी किया है। इसे अगले दिन जयपुर और हैदराबाद में जनसभाएं भी आयोजित की जाएंगी, जिनमें पार्टी के शीर्ष नेता शामिल होंगे। कांग्रेस ने घोषणा पत्र की बड़ी बातों की अगर बात की जाए तो उसमें केंद्र सरकार में 30 लाख सालाना नौकरियां, गरीब परिवार की महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना, जाति जनगणना, एमएसपी के कानूनी दर्जा, मनरेगा मजदूरी 400 रुपए, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग रोकना, पीएमएलए कानून में बदलाव लाने का ऐलान किया गया है। साथ ही सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लागू करने की भी घोषणा की गई है। कांग्रेस के अनुसार उसका घोषणा पत्र पार्टी के 5 न्याय, हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और युवा न्याय पर आधारित है। पार्टी ने युवा न्याय के तहत जिन 5 गारंटी की बात की है, उनमें 30 लाख सरकारी नौकरियां देने की और युवाओं को 1 साल के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत 1 लाख रुपए देने का वादा किया गया है। कांग्रेस ने हिस्सेदारी न्याय के तहत जाति जनगणना कराने और आरक्षण में 50% की सीमा खत्म करने की गारंटी दी है। पार्टी ने किसान न्याय के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा, कर्ज माफी आयोग के गठन तथा जीएसटी मुक्त खेती का वादा किया है। तो वहीं कांग्रेस ने श्रमिक न्याय के तहत मजदूरों को स्वास्थ्य का अधिकार देने, न्यूनतम मजदूरी 400 रुपए प्रतिदिन सुनिश्चित करने और शहरी रोजगार गारंटी का वादा भी किया है। और साथ ही न्याय के अंतर्गत महालक्ष्मी गारंटी के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को 1 लाख रुपए प्रति वर्ष देने के समेत कई वादे किए गए हैं। अगली खबर, गांधी परिवार के दामाद और प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा भी सियासत में एंट्री मारना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि देश परिवारवाद के मुद्दे के इर्द गिर्द घूम रही राजनीति में ऐसा क्या संभव है। एक न्यूज चैनल को दिए गए अपने साक्षात्कार में रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि लोग चाहते हैं कि वे सियासत में आए। उन्होंने कहा कि गांधी नेहरू परिवार के सदस्य है, इसलिए उनका राजनीति से दूर रहना मुश्किल है। हालांकि मामले से जुड़े जानकारों ने कह रहा है कि रॉबर्ट की सियासी एंट्री सोनिया, राहुल और प्रियंका पर निर्भर करती है। आपको बताते हैं कि रॉबर्ट वाड्रा ने अपने साक्षात्कार में यह भी बताने की कोशिश की है कि वे मुरादाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं और वहां के लोग उनको चुनाव लड़वाना चाहते हैं। साथ ही अपनी सियासी ज़मीन पर जिक्र करते हुए उन्होंने यह भी कहा है कि 1999 में मुरादाबाद से ज़्यादा वे अमेठी, रायबरेली, जगदीशपुर और सुल्तानपुर में काम कर चुके हैं। उन्होंने देश के कई इलाकों से चुनाव लड़ने का ऑफर भी आता है। हालांकि अभी वे चाहते हैं कि प्रियंका गांधी पहले पार्लियामेंट में पहुंचे, उसके बाद ही उनका नंबर आएगा। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें और उनकी पत्नी प्रियंका गांधी को तेलंगाना से भी चुनाव लड़ने का ऑफर मिल रहा है। रॉबर्ट वाड्रा ने साक्षात्कार में कहा है कि लोगों ने मेरी मेहनत देखी है, तो मैं जहां भी जाता हूं लोग चाहते हैं कि मैं उनका प्रतिनिधित्व करूं। मेरे पोस्टर लगने सब जगह शुरू हो जाते हैं। मैं किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम में जाता हूं तो विभिन्न पार्टियों के लोगों का कहना होता है कि मैं सियासत में एंट्री के लिए देरी कर रहा हूं। वे कहते हैं कि मुझे राजनीति में आना चाहिए, तो वे तो यहां तक कहते हैं कि अगर कांग्रेस नहीं तो हमारी पार्टी में भी आप आ सकते हैं। आखिरी खबर, प्रशासन के विरोध प्रदर्शन के डर से प्रमुख धार्मिक नेता मीरवाइज उमर फारूक को घर में नजरबंद कर दिया गया है और रमजान के आखिरी शुक्रवार जुमात उल विदा से पहले ऐतिहासिक जामिया मस्जिद को भी बंद कर दिया गया है। जुमात उल विदा के यौम एक कुदमुस के रूप में मनाया जाता है, जो फिलिस्तीन के लोगों के साथ एक वैश्विक एकजुटता अभियान का प्रतीक है। नौहट्टा में मस्जिद की प्रबंध संस्था अंजुम अफ्का जामिया मस्जिद ने कहा है कि जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों ने शुक्रवार को सुबह दौरा किया और उन्हें गेट बंद करने का निर्देश दिया गया है, क्योंकि जुमात उल विदा की नमाज की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि मीरवाइज मौलवी उमर फारूक को निगिन हजरतबल में उनके आवास पर नजरबंद कर दिया गया है। एक पूर्व बैठक में मीरवाइज ने औकाफ के अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने कर्तव्यों के लगन से निष्पादित करने का निर्देश दिया था, जिसमें जुमुत उल विदा, शब कद्र और ईद उल फितर जैसे अवसरों के लिए आंतरिक व्यवस्था पर जोर दिया गया है ताकि कोई असुविधा या शिकायत ना हो। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद से पिछले 5 वर्षों में मस्जिद में जुलूस नमाज की अनुमति नहीं दी गई है। सूत्रों ने बताया कि अधिकारियों ने सब लोगों कश्मीर घाटी ही नहीं, कहीं भी फिलिस्तीन की एकजुटता में मार्च की अनुमति नहीं देने का निर्देश दिया है। जुमात उल विदा रमजान की आखिरी शुक्रवार को मनाया जाता है, जो दुनिया भर के मुसलमानों के लिए बहुत महत्व रखता है। कश्मीर घाटी में भी प्रमुख मस्जिदों में बड़े पैमाने में सभाएं आयोजित की जाती है और श्रद्धालु मस्जिद में उमड़ते हैं।
आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। धन्यवाद।